नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम संविधान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इससे विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आर्टिकल 148 से 151 तक आ जाएगा, अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो इसके बारे में करते हैं 1 बाय 1। शब्दावली पर विशेष ध्यान देना है। ओके, आज हमारा टॉपिक क्या होगा? CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, DITOR, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म क्या हुई CAG की? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ये एक ही वर्ड है, महालेखा परीक्षक। तो ये आर्टिकल कहाँ से हो जाएगा? हाँ, आर्टिकल 148 टू 151 तक। जितनी बार भी ये क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कि CAG का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 148 में, 148 में। तो इसमें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फिर 148, 149 और 150 और 151, इनमें क्या क्या दिया हुआ है ना। तो अनुच्छेद नंबर 148 लेते हैं हम पहले, आर्टिकल नंबर 148। देखना, एक हम इसमें CAG के बारे में तो पढ़ेंगे ही, एक PSC के बारे में पढ़ेंगे। PSC है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। कुछ संसदीय समिति होती है, जैसे हमने परवर समिति या तदर्थ समिति के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ये वो तो अस्थायी समिति होती है, ये स्थायी समिति है PSC, है ना। तो PSC का गठन क्या होगा और PSC का रोल इसमें क्या रहता है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ी इसकी। 148 में CAG की एक तो नियुक्ति आ जाएगा, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, नियुक्त कौन करता है। और इसी में आ जाएगी फिर शपथ, हाँ शपथ। और इसी में कार्यकाल, कार्यकाल और वेतन, वेतन भत्ते इसी में। ये तो हम 48 में पढ़ेंगे। 49 में क्या है, 49 में इसके कार्य क्या होंगे। और 150 में आ जाएगा, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल को सौंपते हैं, राज्यपाल। 151 में है, राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल इस रिपोर्ट को संसद के या विधानमंडलों के सदन में पेश करते हैं, या तो संसद में, संसद, राष्ट्रपति महोदय तो संसद में, और जो राज्यपाल होंगे ये विधानमंडल में, विधानमंडल है ना, में प्रस्तुत करते हैं रिपोर्ट को। तो हम पूरा CAG के बारे में एक बार ही पढ़ लेंगे, है ना। ये तो परीक्षाओं में बहुत कम एग्जाम्पल ये पूछे गए हैं आर्टिकल्स कि 149 में क्या है, 50 में। 148 याद रखिए बस, 148, ठीक है ना। ओके, तो 148 में देखना, CAG, शॉर्ट में इसको CAG लिखेंगे। CAG की एक तो नियुक्ति, नियुक्ति कौन करते हैं, शपथ कौन दिलाएंगे, और कार्यकाल क्या रहेगा, कार्यकाल, टेनर के बारे में देखना। एक तो पहले CAG की हम पृष्ठभूमि में जाते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले जो CAG को नियुक्त किया था, ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग को हम इतिहास में पढ़ेंगे आधुनिक, जब 1857 का विद्रोह हुआ था यहाँ पर, फिर विद्रोह को दबा दिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था 1848 टू 1858, है ना, 1848 से 1858 तक। तो CAG की जो नियुक्ति की थी 1857 में की थी उन्होंने, जब 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। बाद में फिर राज्यों का गठन हुआ, इनसे अलग अलग किए गए, है ना। इतिहास में सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। तो 3 प्रेसिडेंसियों की लेखों की जांच करने के लिए CAG की नियुक्ति की थी। अगर यह है ना कि CAG का जन्मदाता कौन है, लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो जन्मदाता कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने इनकी नियुक्ति की थी। कब? सन 1857 में पहली बार। क्वेश्चन है कि CAG कहाँ से प्रभावित है? इंग्लैंड से, है ना, क्योंकि जो इंग्लैंड में एक वहाँ पर सिस्टम हुआ करता था, उसके आधार पर इंग्लैंड। और एक PSC पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भी इंग्लैंड के ही प्रभाव से, संविधान से प्रेरित है। वहाँ पर भी PSC का अहम रोल रहता है, इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है ना। तो CAG और ये पढ़ा जाएगा आज PSC। तो जन्मदाता इसके कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन स्वतंत्र भारत में जो पहली बार हमने बनाए सन उसमें बने थे 1954 में, लेकिन कार्यकाल उससे भी पहले सन 1948 से 1954 तक। सबसे पहले CAG किसको नियुक्त किया गया था? ये किया गया था नरहरि राव को, वीर नरहरि राव
है ना। कार्यकाल क्या रहेगा उनका, सन 1948 से 1954 तक। उसके बाद में जो दूसरे बने थे ए के चंद, देखना जो प्रथम बने थे, ये भी देख लीजिए आप। पहले जो कैग बने थे वीर नरहरि, हाँ वी फॉर वीर ही आ जाएगा, वीर नरहरि राव। इनका शासनकाल 1948 से 54 तक रहे। कार्यकाल चूँकि 6 वर्ष का होता है। अभी कार्यकाल के बारे में करेंगे डिस्कस। दूसरे जो बने थे, हाँ ए के चंद बने। और जो वर्तमान में, एक आप वर्तमान की याद रखिए, वर्तमान ये बने हैं राजीव महर्षि। ये 2017 से अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है। एक तो आपको सबसे पहले और एक सबसे बाद के वर्तमान के ये याद रखने हैं। ये जो ए के चंद्र लिखा है, इनकी कुछ विशेषता है, अभी आपको बताएंगे, है ना। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। जन्मदाता कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग। कब स्टार्ट किया गया था यहाँ पर ये पद या नियुक्ति, 1857 में, जब यहाँ पर ये पहला ये हुआ था विद्रोह। उसके बाद में फिर जो 1948 में हमने बनाए, वीर नरहरि राव को बनाया गया। फिर ए के चंद्र बने थे और राजीव महर्षि ये वर्तमान में है ना। ये तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुई कि पद का सृजन किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। ओके, अब आते हैं कि नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है। तो आप नोट करते रहिए साथ साथ। ओके, देखना, नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, राष्ट्रपति, है ना। और क्या इनकी योग्यताएं होंगी या कुछ होगा, ये मिनिमम एज कितनी होगी, उसके लिए कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, क्योंकि संविधान में जिसकी अधिकतम आयु बताई गई है उसकी मिनिमम नहीं दी हुई, उसकी न्यूनतम आयु नहीं दी गई, है ना। तो संसद जैसा चाहे जो भी क्वालिफिकेशन वो निर्धारित करना चाहे वही योग्यता हो जाएगी। एक तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, और शपथ कौन दिलाएंगे, वो भी राष्ट्रपति महोदय ही शपथ दिलाते हैं, है ना। ये राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ धारण करते हैं। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्यकाल, टेनर कितना होगा, है ना। जो टेनर होगा 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो। ऐसा ही हमने सुनी पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो। इसमें कितना है, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो, अधिकतम आयु हो जाएगी। और ये उसका स्टैंडिंग पीरियड होगा 6 वर्ष का, 6 वर्ष का कार्यकाल। इसको एग्जाम्पल से समझिए आप, यानी कि कार्यकाल की सीमाएं 2 हैं, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु, है ना। कोई व्यक्ति है ए कोई व्यक्ति है और नियुक्ति कैग के पद पर हुई है। तो अगर ये 50 वर्ष के हैं, अगर ये 50 वर्ष वर्तमान आयु हैं जब इनकी नियुक्ति हुई है, तो अब ये पूरे 6 वर्ष तक रहेंगे, 6 वर्ष जोड़ेंगे 56 वर्ष तक रहेंगे, जब तक इनकी आयु 56 वर्ष हो जाए। 56 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे, है ना। और या अगर इनकी आयु 63 ईयर्स है, 63 वर्ष है, अब केवल ये 2 ही वर्ष कार्य करेंगे, केवल 2 वर्ष, इनकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी अब, है ना। 5 वर्ष का कार्य या 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो। एक बार और समझिए आप ये लॉजिक। ए नाम के कोई व्यक्ति हैं, इनकी नियुक्ति कैग के पद पर हुई है ना। तो अगर इनकी आयु है 50 वर्ष, 50 वर्ष में 6 वर्ष का कार्यकाल आप जोड़िए, आयु कितनी हो जाएगी, 56 वर्ष। 50 वर्ष के व्यक्ति 56 वर्ष तक अपना कार्य करेंगे, है ना, कैग के पद पर रहते हुए। दूसरा, अगर उसकी आयु हो जाए 63 वर्ष, अब इसमें 63 वर्ष में 65 वर्ष में चूंकि रिटायरमेंट है ना, ये 2 ही वर्ष कार्य करेंगे, सिर्फ इनका कार्यकाल 2 ही वर्ष रहेगा। तो एक बार नियुक्त होने पर इनकी शक्तियों में, कार्यों में या वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। आया समझिए कार्यकाल, ओके। एक आप देखिए वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। क्वेश्चन है कि कैग का वेतन और भत्ते कितना होता है। इनके वेतन और भत्ते उतने ही होते हैं जितने सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के होते हैं। देखना, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, है ना। 30 हो जाएं या 33 हो जाएं। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2,80,000। अन्य न्यायाधीशों का कितना है, 2,50,000। तो कैग का वेतन इतना होगा जितना सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का है। अन्य न्यायाधीश का कितना है, 2,50,000। तो 2,50,000 जो अन्य न्यायाधीशों का है, तो कैग का भी वही वेतन हो जाएगा, है ना। वेतन और भत्तों में या एमिनिटीज में, सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। और कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो। आया समझिए, ओके।
शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति महोदय। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। अगर ये समय से पहले अपना त्याग पत्र दे, किसको सौंपेंगे अपना त्याग पत्र? ये राष्ट्रपति महोदय को, है ना। जहाँ से नियुक्ति पत्र आता है हमारा, उसी को ज़्यादातर त्याग पत्र सौंपते हैं। नोट करते रहिए आप ही साथ साथ। अच्छा, समझ आए मंशु? हाँ। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसमें कि कैग के लिए अगर वो पहले ही अपना त्याग पत्र दें, है ना, फिर किसको बनाया जाएगा, या फिर अगर कोई संविधान का उल्लंघन कर दे, कोई अपराध में लिप्त हो जाए, तो कैसे हटाया जाएगा? कैग को समय से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है। समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। किस आधार पर? अगर सिद्ध कदाचार हो जाए, सिद्ध कदाचार, कचार लिख दिया, कदाचार, है ना, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, है ना। सिद्ध कदाचार के आधार पर कोई व्यक्ति है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है या कोई उन पर मिसबिहेवियर उन पर प्रूव हो जाता है, वो अब उनको पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की होती है। सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश कैसे हटाते हैं? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में संसद के किस सदन से होती है शुरू? किसी भी सदन से हो सकती है। तो कैग को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है, 61 में, और संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा महाभियोग के आधार पर। महाभियोग, इम्पीचमेंट, CHMENT, इम्पीचमेंट के आधार पर हटाया जा सकता है पद से, ठीक है ना। और देखना, रिटायरमेंट के बाद में, या इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया हो, या फिर सिद्ध कदाचार के आधार पर पद से हटाया गया हो, उसके बाद में ये कहीं पर भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते दोबारा फिर। जैसे अब यहाँ राजीव महर्षि, जब ये रिटायर हो जाएंगे, क्या है, किसी सरकारी पद पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। लेकिन जो एक होता है वित्त आयोग, हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 280 में, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने दूसरे नंबर के अभी पढ़े थे, ये क्या नाम था, A.K. चंद, A.K. चंद, A.K. चंद जो कैग के अध्यक्ष भी थे, इनको तीसरे वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरा वेतन आयोग, है ना, वेतन आयोग नहीं, सॉरी, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जो थर्ड फाइनेंस कमीशन था, जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 280 में है ना। और यहाँ से रिटायर होने के बाद ये दूसरे नंबर के कैग बने हैं। उसके बाद ये तीसरे नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। संसद अगर चाहे तो विशेष अनुमति से, विशेष प्रावधान से वित्त आयोग का अध्यक्ष तो बना सकती है इनको, ठीक है ना। कैग का जो भी प्रमुख होगा, कैग का प्रमुख रिटायरमेंट के बाद में किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं होगा, लेकिन सरकार अगर चाहे विशेष अधिनियम के द्वारा वित्त आयोग का उनको अध्यक्ष बना सकती है। याद रहेगा बिंदु? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये कैग के हमने आर्टिकल नंबर 148 पढ़ा है, कार्यकाल, शपथ और नियुक्ति। क्लियर है? ओके, देखना अब पढ़ते हैं, एक PSC होता है, तो PSC के बारे में जानिए पहले, है ना, फिर के कार्य आपको बताएंगे। PAC फुल फॉर्म पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, IEEE, है ना। लोक लेखा समिति कहेंगे इसको इंग्लिश में, हिंदी में लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या होती है? देखना, कुछ संसदीय समितियां होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज, कुछ स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी। ये एक स्थायी समिति है PSC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया? इंग्लैंड से लिया है अभी, है ना, इंग्लैंड से हमने प्रावधान लिया। लोक लेखा समिति, एक तो इसका जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है ना। देखना, कार्यकाल 1 वर्ष का, इसमें 22 सदस्य होते हैं टोटल, 15 + 7, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 इसमें राज्यसभा के होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष भी शामिल होता है ना। PSC में का जो अध्यक्ष होगा, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फिर से देखिए एक बार, PSC के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और PSC का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? वो विपक्ष दल का कोई भी नेता होना चाहिए। विपक्ष दल का, अपोजिशन लीडर जैसे होते हैं, चाहे वो विपक्ष दल का नेता ही बन जाए या अन्य कोई भी, विपक्ष में बैठता हो बस वो, है ना, उसका अध्यक्ष बनेगा। और लोकसभा के कितने सदस्य MPs? 15, और राज्यसभा के कितने? 7, टोटल कितने हुए? 22।
तो लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना। कार्य क्या होगा, ये कैग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की जांच करता है कैग, है ना। तो एक तो पीएससी का कार्य 1 वर्ष का होता है। इसमें संख्या कितनी होती है, सदस्यों की संख्या ये हो जाएगी 15 + 7 बराबर 22 सदस्य होंगे। ये तो लोकसभा के होंगे और 7 इसमें राज्यसभा के हो जाएंगे। और ये क्या है, टोटल सदस्य इतना होते हैं, है ना। इसमें एक अध्यक्ष भी होता है, पीएससी का अध्यक्ष। पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, है ना। लोकसभा का अध्यक्ष पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ना, जो स्पीकर होगा, स्पीकर। और पीएससी का अध्यक्ष विपक्ष दल का सदस्य होना चाहिए, विपक्ष दल, अपोजिशन, विपक्ष दल का सदस्य, ठीक है, याद रहेगा। एक बार वो देखिए, पीएससी एक स्थायी समिति होती है, प्रत्येक वर्ष इसका गठन होता है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये लोक लेखों की जांच करती है। अभी इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताएंगे कि इसमें कैग में और पीएससी में क्या रिलेशन होता है। कार्यकाल इसका कितना होता है, 1 वर्ष का। संख्या कितनी होती है इसके, पीएससी के सदस्यों की संख्या, कभी कैग की समझा आप, पीएससी की 15 + 7 = 22। 15 जो मेंबर्स हैं लोकसभा के एमपी होंगे, 7 राज्यसभा के, टोटल 22 हो जाएंगे। पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और ये पीएससी का अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होना चाहिए। अगर नेता नहीं तो कोई भी सदस्य हो जाए चाहे, है ना। तो ये पीएससी के बारे में, इसको आप नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ पूछना हो तो बताइए इसमें, सिर्फ पीएससी के बारे में। सर इसमें अध्यक्ष भी शामिल होगा, अध्यक्ष भी शामिल होगा इसमें, है ना। टोटल 22 होंगे। ओके, कार्यकाल है समझ में, 1 वर्ष का, प्रत्येक वर्ष होती है। तो स्थायी क्यों बता रहे हैं फिर इसको, स्थायी समिति, क्योंकि वहाँ पर बननी अनिवार्य है। एक जैसे प्राकलन समिति होते हैं ना, या प्रारूप उसकी बनती है, जो हमने स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी, वो तो जब कोई कार्य होता है तब गठन करते हैं उसका। ओके जी, अच्छा। और देखिए आप इसमें पीएससी के बारे में ही, जैसे कैग होता है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग को पीएससी का अभिभावक, है ना, या मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। यानी कि जो कैग ने रिपोर्ट सौंपी है ना अपनी, ये पीएससी के लिए काम करती है, कहीं ना कहीं पीएससी के लिए हेल्पफुल होती है ना। तो क्या 3 वर्ड आए हैं, तो अभिभावक, एक मित्र और एक मार्गदर्शक। और कैग को कहा गया है कि उसकी आंख और कान हैं, आंखों और कानों से तुलना की गई है ना। एक तो पीएससी का मित्र, एक क्या कहेंगे हम, अभिभावक, है ना। और एक मार्गदर्शक, एक कहा गया इसको आंख, आइज, है ना, और कान, आंख और कान से तुलना की गई है, ठीक है ना। मित्र, अभिभावक, मार्गदर्शक, आंख और कान। कैग को पीएससी का मित्र, अभिभावक, मार्गदर्शक, आंख और कान कहा गया है, ठीक है ना। इतनी महत्ता है इसकी पीएससी की, ठीक है ना। ये बहुत सारी कमिटीज हैं, इनके बारे में एक अलग से चैप्टर पढ़ा जाएगा पूरा, ये आप नोट कीजिए 5 वर्ड्स, ठीक है, आया समझ। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना, ये आर्टिकल नंबर 148 है ना। अब हम पढ़ते हैं 149। इसमें कार्य आ जाएंगे, कैग के कार्य, है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य क्या होंगे, देखना। जो भी सरकारी खजाना होता है, सरकारी खजाना मतलब जो संचित निधि या समाकलित निधि से, आकस्मिक निधि से जारी किया गया है ना। ऐसा मानिए आप इसको, एक सरकारी कोई प्लांट लगने वाला है, जैसे आप फर्ज कीजिए कि BHEL बना हुआ है हरिद्वार में, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसमें जो भी पैसा जारी होगा या जो भी आमदनी होगी, इन लेखों की जांच कौन करता है, कैग करेगा। और कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा फिर, ये राष्ट्रपति को या राज्यपाल को सौंपता है। मान लीजिए कैग ने यहाँ की ऑडिटिंग की, या फिर अगर कोई राज्य सरकार के खर्च हैं तो राज्य के जो उद्यम होंगे, अपने इंडस्ट्रीज होंगी, उनके खातों की जांच करेगा। सबकी जांच करके कैग ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी, या तो राष्ट्रपति को, अगर वो केंद्र सरकार का मामला है, राज्य सरकार का है तो राज्यपाल को सौंपता है। फिर राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय उसको संसद में और राज्यों के विधानमंडल में पेश करते हैं, और वहाँ पर पीएससी उसकी जाँच करती है। फिर देखना कार्य क्या, सरकारी खर्च,
है ना, या खाते। एक वर्ड में इसको अकाउंट कहेंगे, अकाउंट्स, लेखों, है ना, लेखों की जांच करता है। लेखों का मतलब जो भी हिसाब किताब से संबंधित ऑडिटिंग, ये उनकी ऑडिटिंग करेगा, है ना, लेखा जोखा तैयार करेगा। कोई भी सरकारी खर्चे, सरकारी खाते, कहाँ पर कितना सरकार का पैसा जारी हुआ है, उन सब की जांच करके अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन, रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं, या तो राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रपति या राज्यपाल, है ना। कैग अपनी रिपोर्ट, सरकारी खातों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति महोदय को या राज्यपाल महोदय को सौंपते हैं, है ना। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं इस रिपोर्ट के, ये संसद के दोनों सदनों में पेश करते हैं इसको, है ना, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा भी। और राज्यपाल क्या करेंगे, ये विधानमंडल के दोनों सदन, अगर उस विधानमंडल में एक सदन है तो एक ही सदन में सौंपी जाएगी, 2 सदन है 2 सदन में सौंपी जाएगी, है ना। 7 या 8 राज्यों में ही 2 सदन है, तो राज्यपाल किसमें, विधानमंडल में, विधानमंडल के 1 सदन या 2 सदन, 2 सदन में सौंपती है ना। वहां पर क्या होगा, पीएससी इसकी जांच करेगी अब कि ये लेखे सही भी हैं या नहीं, इनकी ऑडिटिंग सही की गई या नहीं। ये कैग तो जांच करेगा, उस जांच की जो रिपोर्ट तैयार इसने की, प्रतिवेदन, अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने वर्ष बाद करता है, प्रतिवर्ष, हर साल किया जाएगा। कैग अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय को सौंपते हैं, है ना। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएंगे, वहां पर फिर पीएससी की जांच करेगी, लोक लेखा समिति। और अगर वो राज्यों का मामला है तो राज्यपाल महोदय विधानमंडल के प्रत्येक सदन पर रखवाएंगे, वहां पर राज्य की जो पीएससी होगी ये इसकी जांच करेगी कि ये लेख ठीक भी है नहीं, रिपोर्ट ये सही है नहीं, ठीक है ना। तो पीएससी का या कैग का ये रिलेशन रहता है। ये किस में हम पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 149 में, ठीक है ना, इसके कार्य फंक्शनरीज। ओके, 150 में क्या है और 151 में देखना, इससे ही संबंधित है। अभी 51 में क्या है कि अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देखना, 49, 50 और 51। 49 में था कैग सरकारी खर्चों की जांच करेंगे, ठीक है। 50 में क्या है, अब वो जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपेगी। 51 में क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय उसे संसद में या विधानमंडल में प्रस्तुत करेंगे, है ना। तो इसी आर्टिकल में है सारा कुछ, है ना। आपको एक ही आर्टिकल याद रखना है, 148 कि 148 में क्या कैग के बारे में बताया गया। इसके अलावा और बताइए क्या आपको समझना है, हो गया ना कंप्लीट, समझ आया है सब कुछ। तो कैग का आप इस तरीके से करेंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।